नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड, मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए ठहराया गया दोषी। शेख हसीना ने फैसले को पक्षपाती और बदले की कार्रवाई से प्रेरित बताया। दिल्ली धमाका मामले में गिरफ्तार आमिर राशिद अली को कोर्ट ने 10 दिन के रिमांड पर भेजा। धमाके की साजिश में आत्मघाती हमलावर उमर के साथ शामिल था आमिर राशिद। 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पाया गया दोषी। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने सुनाई 7 साल जेल की सजा। सऊदी अरब में भीषण बस हादसा, मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, 45 भारतीयों की मौत। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया शोक। और निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में गुरप्रीत को 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में रजत। भारत 3 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 13 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले वर्ष जुलाई में उनकी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान किए गए मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए सोमवार को एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई। ढाका में कड़ी सुरक्षा वाले अदालत कक्ष में फैसला पढ़ते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर घातक कार्रवाई के पीछे हसीना का ही हाथ था। हसीना को निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आदेश देने, भड़काऊ बयान देने और ढाका तथा आसपास के इलाकों में कई छात्रों की हत्या के लिए अभियान चलाने की अनुमति देने के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा मिली है, जिसके बाद शेख हसीना ने बयान जारी करते हुए कहा कि मैं मानवाधिकार के हनन के आरोप को खारिज करती हूं और यह फैसला पक्षपात और पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। शेख हसीना ने अपने बयान में कहा है कि आईसीटी के पास इस फैसले का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह ट्रिब्यूनल एक ऐसी अंतरिम सरकार चला रही है जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है और जिसके पास निर्णय स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रेरणा से संचालित है। डॉक्टर यूनुस बदले की राजनीति कर रहे हैं। मृत्युदंड का फैसला अंतरिम सरकार के भीतर चरमपंथी हस्तियों के जानलेवा इरादे को उजागर करती है। शेख हसीना ने कहा कि मानवाधिकारों और विकास के मामले में अपनी सरकार के रिकॉर्ड पर गर्व है। बिहार में सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को 19 तारीख को
विधानसभा विलय करने की सूचना दी, जिसके बाद नई सरकार बनाने का मार्ग पूरी तरह साफ हो जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की आज आखिरी बैठक हुई। बैठक के बाद जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आज मंत्रिमंडल भंग कर दिया गया और जल्द ही नया मंत्रिमंडल बनेगा। आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। बिहार महागठबंधन की बड़ी हार के बाद आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है। बैठक में तेजस्वी यादव हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में पार्टी के जीते हुए विधायक और हारे हुए प्रत्याशी शामिल हुए हैं। तेजस्वी के घर पर लगातार पार्टी के नेताओं का आगमन हो रहा है। दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए ब्लास्ट के आरोपी आमिर राशिद अली को आज एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को आमिर की 10 दिन की रिमांड मिल गई है। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार का मालिक आरोपी आमिर राशिद अली था। एनआईए ने आरोपी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था। आमिर पर आरोप है कि उसने आत्मघाती हमलावर उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी। लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आमिर रशीद अली को एनआईए की टीम ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। दरअसल आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास एनआईए की टीम यहां पर आमिर रशीद अली को लेकर पहुंची थी और कोर्ट से उसकी कस्टडी मांगी। कहीं ना कहीं जो एनआईए की टीम है वो यह कहती हुई नजर आई कि आमिर से पूछताछ करने की ज़रूरत है, उसको कश्मीर से लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले जाने की ज़रूरत है और यही वजह है कि उसकी कस्टडी की आवश्यकता है। जिसके बाद कोर्ट ने आमिर रशीद अली को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। कल जब एनआईए की टीम ने इसकी जानकारी दी थी कि उसने दिल्ली ब्लास्ट मामले में ये पहली गिरफ्तारी की है, तो उसमें साफ कहा था कि जो आमिर रशीद अली है वो दिल्ली ब्लास्ट का कॉन्स्पिरेटर है। उमर के साथ मिलकर उसने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी और यही वजह है कि उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया। और एनआईए की टीम ने ये भी कहा कि जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और वही जो i20 गाड़ी है वो आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, यानी कि बदरपुर के पास जब रॉयल कार डीलर से ये गाड़ी बेची गई थी तो सबसे आखिरी बार आमिर ने ही इस गाड़ी को खरीदा था। उसकी डिलीवरी जो लेटर है वो भी हमारे पास मौजूद है। तो कुल मिला के अब आने वाले 10 दिनों में एनआईए की टीम जो है इससे पूछताछ करती हुई नजर आएगी। एनआईए की टीम इसको अलग अलग जगह भी ले जाएगी जहां पर इससे पूछताछ होगी और एनआईए की टीम को ये भी शक है कि न केवल उमर राशिद अली बल्कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसकी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकते हैं और यही वजह है कि अब आने वाले 10 दिनों में एनआईए की टीम इससे पूछताछ करती हुई नजर आएगी और अहम खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। कैमरामैन विक्की के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के मुख्य गुंबद का निरीक्षण करने के लिए पहुंची भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम को निरीक्षण करने से रोकने के मामले में कार्रवाई हुई है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर एएसआई के अधिकारियों को निरीक्षण करने से रोकने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं। ये घटना 8 अक्टूबर की है, जब संभल कोतवाली क्षेत्र में स्थित जामा मस्जिद में सरकारी कार्य पूरा न होने के कारण
एएसआई की टीम को वापस लौटना पड़ा था। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एएसआई के मेरठ मंडल से पत्र मिलने के बाद इंतजामिया कमेटी के 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जानकारी दी। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद में जो केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, जिसको जामे मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उसके सुपरिटेंडेंट है, जिसको देखरेख करने का कार्य है वो मेरठ मंडल से किया जाता है एएसआई के। उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई थाना हाजा पे, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कई बार यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में यहाँ पे सफाई और रखरखाव का कार्य वो किया जाता रहा है, लेकिन उनको बार बार यहाँ आने पे गाली गलौज और अभद्रता का सामना करना पड़ता है। हाफिज नाम का व्यक्ति उसको हिरासत में लिया गया और एक दूसरा कासिफ नाम का व्यक्ति है। इन लोगों के द्वारा बार बार इनके साथ अभद्रता की जाती है, इसलिए इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई को सुनिश्चित किया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 पैन कार्ड मामले में दोषी पाया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को दोषी ठहराया है। इसके बाद उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई गई। वर्ष 2019 में नगर विधायक रहे आकाश कुमार सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम पर 2 पैन कार्ड रखने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। मामला 2019 का है। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर अब्दुल्ला आजम ने 2 पैन कार्ड बनवाए थे। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ये सब किया था। मामले में अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस मामले में ट्रायल की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद जुलाई में याचिका को खारिज कर दिया था। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की बढ़ती शिकायतों के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता में महाजन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें महिला आयोग की सदस्यों के साथ कोलकाता के पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। यहां महिलाओं ने अपनी शिकायतों को महिला आयोग के सामने रखा। इस जन सुनवाई में आरजी कर बलात्कार और हत्या में पीड़िता के माता पिता भी शामिल हुए और उन्होंने कई सवाल उठाए। 2025 में जो मेरा वाइफ को पुलिस ने मारा था, उसका जो सुनानी क्या हुआ, तो डीसी पर जाएगा कोई ऑफिसर को देके इसको तुरंत करने के लिए बोला था। हाई कोर्ट ने उसका क्या किया ये जानने के लिए इधर आया है। वो लोग तो अभी उसका बाद 10 तारीख 10 अगस्त 10 सितंबर ये जो 10 अगस्त इसको सुनाई हुआ था, उसका राय भी हमारा पास है। उसका बाद उसको कोई कुछ नहीं किया है। मेरा पहले जो 6 क्वेश्चन था उसका जवाब पहले चाहिए। कलकत्ता पुलिस से तो हमको कोई बात नहीं हो सकता। कोर्ट में तो वो लोग नहीं आता है, वो तो सीबीआई के पास केस सौंप दिया बोल के कुछ नहीं करते है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजूमदार ने बताया कि पिछले 6 महीने में कंप्लेंट केस काफी बढ़ गए, इसलिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। Last July, we had around 148 cases. We have given hearing in National Library. Within 6 months, there is so huge rise in number of complaints before commission. So we are compelled to come here and make another Jan Sunwai today. For Kolkata district, we have selected 117 number of cases, of which except 43, we have solved with police, with their ATR uploaded in the site. Then the reports we have seen, our lawyers, advocates, counselors and law officers, they have gone. यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कर्नाटक के बीदर में गन्ना किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। किसानों का ये प्रदर्शन कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वर खंड्रे के दफ्तर के बाहर चल रहा है। उनकी मांग है कि गन्ने की कीमत कम से कम 3,200 रुपए प्रति टन तय की जाए। किसान मंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर खंड्रे अब तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। इसी वजह से किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। राज्य किसान संघ और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यह धरना जारी है और किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी ली जाती, आंदोलन आगे और तेज होगा। वहीं कर्नाटक की कलबुर्गी में गन्ना किसान फिर सड़कों पर उतर गए हैं। किसानों का आरोप है कि शुगर मिलों ने 3,160 रुपये प्रति टन देने का वादा किया था, लेकिन अब 2,900 से 3,000 रुपये प्रति टन ही किसानों को दिए जा रहे हैं, जिससे किसान नाराज हैं और जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का साफ कहना है कि शुगर मिलों को तय कीमत देना ही होगी। कर्नाटक में बेलगावी जिले के कित्तूर रानी चेन्नम्मा मिनी चिड़ियाघर में एक दुखद और चिंताजनक घटना हुई है। रानी चेन्नम्मा मिनी जू में पिछले 3 दिनों में 30 काले हिरण की मौत हो गई। इस अचानक सामूहिक मौत ने वन्य जीव अधिकारियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया है, जिसके चलते तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। कुल 38 काले हिरण में से 30 की मौत हो चुकी है, 2 गंभीर हालत में हैं। वन विभाग की प्रारंभिक जांच से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की ओर इशारा मिल रहा है। जानवर पिछले शाम तक पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अगली सुबह मृत पाए गए। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और आगे फैलाव रोकने के लिए बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस के विशेषज्ञों को विस्तृत जांच के लिए बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में उन 10 विधायकों की अयोग्यता याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI BR गवई ने कड़ी टिप्पणी की, जो BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अदालत ने कहा कि यदि तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर अगले 1 हफ्ते के भीतर इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो कोर्ट इसे अपने 31 जुलाई 2025 के आदेश की अवमानना मानेगा और कार्रवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान CJI ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि या तो स्पीकर 1 सप्ताह में निर्णय दें या फिर खुद तय करें कि नया साल वो कहां बिताना चाहते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की भारत UAE प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए मिशेल की दलील थी कि भारतीय एजेंसियां भारत UAE प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 का प्रयोग नहीं कर सकती, जो मुख्य अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई थी से जुड़े अन्य अपराधों के लिए भी भारत में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। याचिका में कहा गया था कि यह प्रत्यर्पण संधि की धारा 21 का उल्लंघन करता है, जो भारत को प्रत्यर्पित व्यक्ति के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाने से रोकती है। सऊदी अरब में मक्का से मदीना उम्राह करने जा रहे भारतीयों की बस एक भीषण हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार अधिकतर यात्री तेलंगाना के थे।
हैदराबाद के पुलिस आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डीजल टैंकर से टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिससे बचने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस भीषण दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को घटना की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना के संबंध में विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के अधिकारियों से संपर्क करने और तुरंत आवश्यक राहत उपाय करने के निर्देश दिए हैं। इस घटना से संबंधित विवरणों और राहत उपायों की निरंतर निगरानी और मृतकों के परिवारों और रिश्तेदारों की जानकारी प्रदान करने के लिए सचिवालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। नई दिल्ली में 2 दिवसीय चाणक्य रक्षा संवाद की शुरुआत 27 नवंबर से होगी। सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय पर आयोजित होने वाले इस संवाद का ट्रेलर आज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया। इस मौके पर जनरल द्विवेदी ने सेना के एकीकरण से लेकर चीन, पाकिस्तान पर नीति तक की खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए भारत का न्यू नॉर्मल और नई चेतावनी है। ये हमारी उस नीति का भी विस्तार है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं बर्दाश्त करेंगे और हर तरह के आतंकी हमलों का जवाब देंगे। साथ ही ये हमारे लिए भी सीख है कि हमारी सैन्य शक्ति बढ़ रही है। इन मामलों में राजनीतिक स्पष्टता भी है, लेकिन हमें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। सेना प्रमुख ने लाल किला विस्फोट का भी जिक्र किया और कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता है। साथ ही कहा कि बहुक्षेत्रीय युद्ध के मद्देनजर सेना का एकीकरण आज के समय की जरूरत है। वैसे हम लगातार 4 साल तक युद्ध के लिए तैयार हैं। एलएसी को लेकर कहा कि 21 अक्टूबर 2024 से पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। हमने चीन के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है। अब सिंदूर में सबसे हमने बात क्या सीखी कि हमें निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हमें हर स्तर पे अलग अलग जगह पे निर्णय लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए थिएटराइजेशन मेरे ख्याल से बहुत अहम भूमिका निभाएगा। अभी 88 घंटे में अगर आपको पूरी लड़ाई लड़नी है तो आपने पूरी जितनी भारत देश की ताकत है पूरी झोंकनी है आपने। अगर आप बोले नहीं जी सिर्फ अभी सिर्फ एयरफोर्स करेगी फिर देखेंगे हम, उसके बाद श्री गणेश होगा, अभी सिर्फ नेवी करेगी फिर देखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर हमने किसी देश को हराना है और उसको सिखाना है कि भारत देश की कितनी ताकत है, तो हमें सारी ताकत एक साथ झोंकनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र स्थित बिल्ली मारकुंडी के श्री कृष्णा माइनिंग वर्क्स में हुए पहाड़ी धंसने की घटना में अब तक 5 श्रमिकों के शव बरामद किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सोनभद्र के प्रभारी रविंद्र जायसवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार मृत श्रमिकों के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देगी और इस कठिन समय में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। आपने निरीक्षण किया जो दुर्घटना स्थल है, तो किस तरह का निकल के सब आया है? चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, 5 दुर्घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, दुखद हुई है। अब उसकी जांच हो रही है कि इसमें लापरवाही हुआ था क्या। अगर किसी प्रकार की लापरवाही होती, सुरक्षा के मानक का पालन नहीं किया गया था, तो कार्रवाई की जाएगी। फर्स्ट निगाह में लगा है कि कहीं न कहीं लापरवाही है, तो उसकी एफआईआर कर ली गई है। खनन का अपने जांच की टीम आकर तो जांच कर रही है। हर प्रकार से पूरी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री रक्षा के साथ खड़े, हमारे श्रमिकों के साथ। ये जो इसमें पीड़ित हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए कितना मुआवजा सरकार की तरफ से, और ये जो लापरवाही प्रदेश स्तर पर विभाग के द्वारा लगभग 20 लाख रुपए एक परिवार को जाके मुआवजा राशि। ये इसमें लापरवाही जैसा या खुदाई की विषय जांच हो रहा है और हम लोग को फर्स्ट होना चाहिए। जांच के बाद कोई होगा, अगर लापरवाही भी होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। ये जांच के बाद कोई भी होगा, अगर लापरवाही भी होगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा प्रदेश सरकार का मानना है। प्रभारी मंत्री का डॉक्टर हरकिश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, ओबरा क्षेत्र। निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने रजत पदक हासिल किया। ओलंपियन गुरप्रीत सिंह पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुरप्रीत का दूसरा व्यक्तिगत पदक है। उन्होंने इससे पहले 2018 में चांगवोन में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में ही
रजत पदक जीता था। इस प्रतियोगिता में भारत 3 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 13 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। डेफलिम्पिक्स के लगातार दूसरे दिन भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में अनुया प्रसाद ने 241.1 अंक हासिल करके स्वर्ण पदक जीता। भारत की ही डेफ निशानेबाज प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 236.8 अंक के साथ ईरान की खिलाड़ी सामी महला को मात देकर रजत पदक जीता। भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक 7 पदक जीत लिए हैं। पुरुषों के एयर पिस्टल वर्ग में अभिनव देशवाल ने 235.2 अंक हासिल करके रजत पदक अपने नाम किया। अभिनव ने क्वालिफाइंग में 570.6 पॉइंट्स हासिल करके इक्वल डेफ क्वालिफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।